हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जेके स्टडी आईक्यू में। आज पढ़ेंगे साइंस क्लास 6 का एनसीईआरटी का बुक पढ़ा रहे हैं। आज का चैप्टर है 3 तंतु से वस्त्र तक। इस चैप्टर में हमें पढ़ना है तंतु के बारे में। तंतु क्या होता है, कैसे बनता है, किसे कहते हैं। इसमें दिया है सबसे पहले पहेली और बुझो ने अपने स्कूल में आयोजित की गई विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता। वे दोनों अत्यधिक उत्तेजित थे और उन्होंने प्राप्त हुए पुरस्कार राशि से अपने माता पिता के लिए वस्त्र खरीदने का निश्चय किया। वे कपड़े की दुकान पर वस्त्र सामग्री की विस्तृत विविधता देखकर उलझन में फंस गए। दुकानदार ने उन्हें समझाया कि यह कुछ कपड़े अथवा वस्त्र सूती है तो कुछ संश्लिष्ट यानी कृत्रिम है। उसके पास ऊनी मफलर तथा शाल भी थे। दुकान में बहुत सी रेशमी साड़ियाँ भी थी। पहेली तथा बुझो अत्यधिक उत्तेजित दिखाई दे रहे थे। उन्होंने इन विभिन्न कपड़ों को स्पर्श किया और उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। अंत में उन्होंने एक ऊनी मफलर तथा एक सूती साड़ी खरीदी। कपड़े की दुकान का भ्रमण करने के पश्चात पहेली और बुझो ने अपने आसपास में विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को ध्यान से देखना आरंभ कर दिया। उन्होंने यह देखा कि बेडशीट, बिस्तर पर बिछने की चादर, कंबल, पर्दे, मेजपोश, तौलिए और झाड़न यानी डस्टर आदि ये सभी विभिन्न प्रकार के कपड़ों से बने हैं। यहाँ तक कि उनके अपने बस्ते तथा बोरे भी किसी प्रकार के वस्त्र से बने हैं। उन्होंने इन सभी वस्त्रों की पहचान सूती, ऊनी, रेशमी अथवा संश्लिष्ट कृत्रिम के रूप में की। क्या आप भी इन वस्त्रों में से कुछ पहचान कर सकते हैं? वस्त्रों में विविधता। क्रियाकलाप 1, अपने पास के किसी दर्जी की दुकान का भ्रमण कीजिए। सिलाई के बाद बचे कपड़े की कतरन एकत्र कीजिए। कपड़े की प्रत्येक कतरन को स्पर्श करके उसके स्पर्श का अनुभव कीजिए। दर्जी की सहायता से उससे पूछकर कुछ कपड़े पर सूती, रेशमी, ऊनी, संश्लिष्ट के लेबल लगाने का प्रयास कीजिए। क्या आप यह जानना चाहते हैं ये विभिन्न कपड़े किस प्रकार बनते हैं? जब आप किसी कपड़े का अवलोकन करते हैं तो वह एक सतत टुकड़ा प्रतीत होता है। अब इसे ध्यान से देखिए, आपने क्या देखा। अब क्रियाकलाप 2 में दिया है सुई कपड़े का वह टुकड़ा चुनिए जिस पर आपने क्रियाकलाप 1 में लेबल लगाया था। इसके एक सिरे पर कोई ढीला तागा या धागा का प्रयास कीजिए और इसे बाहर खींचिए। यदि कोई ढीला तागा दिखाई न दे तो पिन अथवा सुई की सहायता से आप एक तागा धीरे धीरे बाहर खींच सकते हैं। हम यह देखते हैं कि तागों को एक साथ व्यवस्थित करने पर वस्त्र बना है। ये तागे किससे बनते हैं? क्रियाकलाप 3 में बता रहा है तंतु के बारे में। किसी सूती कपड़े के टुकड़े से कोई तागा बाहर निकालिए। कोई भी सूती टुकड़ा लीजिए, उससे सुई की सहायता से एक छोटा सा टुकड़ा बाहर निकालिए। इस तागे के टुकड़े को मेज पर रखिए। इस तागे के टुकड़े के एक सिरों को अपने अंगूठे से दबाइए। वो जो छोटा सा सिरा निकला है तागे का, उसको अपने अंगूठे से दबाइए। तागे के दूसरे सिरों को एक लंबाई के अनुदिश, जो यहाँ चित्र में दिखाया हुआ है 3.4 में, अनुसार अपने नाखून से खरोचिए। वो जो टुकड़ा निकला है तागा का, उसको अपने नाखून से खरोचिए। क्या आप इस सिरे पर यह देखते हैं कि तागा पतली लड़ियों में विखंडित हो गया है? सुई में तागे को पिरोने का प्रयास करते समय भी आपने ऐसा ही परीक्षण किया होगा। जब हम सुई में तागा पिरोते हैं तो एक बार जब उसको हाथ से मसल देते हैं तो वो अंदर नहीं जाता है, तो वही जो छोटा सा सिरा निकलता है उसी के बारे में कह रहा है कि आप जब डालते होंगे तो वहाँ पे वो दिखता है। और कई बार तागे का यह सिरा कुछ पतली लड़ियों में पृथक हो जाता है। ऐसा होने पर तागे को सुई के नाके से गुजारना कठिन हो जाता है। तागे की यह दिखाई देने वाली पतली लड़ियाँ भी और अधिक पतली लड़ियों से मिलकर बनी होती है। तागा के अंदर जो एक छोटा छोटा सा लड़ी दिखाई देता है वो सब कई लड़ियों से मिलकर बनी होती है, जिसे हम तंतु कहते हैं। वस्त्र तागों या धागों से मिलकर बनते हैं और तागा इन छोटे छोटे लड़ियों से मिलकर बना होता है और उन तागे को मिलाकर एक वस्त्र बना होता है, तथा तागे भी आगे तंतुओं से मिलकर बने होते हैं। ये तंतु कहाँ से आते हैं?
कुछ वस्त्रों जैसे सूती, जूट, रेशमी तथा ऊनी के तंतु पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। अब ये बता रहा है कि ये तागा आता कहाँ से है, बनता कहाँ से है। तो कुछ जैसे सूती, जूट, रेशमी तथा ऊनी के तंतु पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। जो तागे, कपड़े जो यहाँ दिया हुआ है, सूती, जूट, रेशमी, जो ऊनी तंतु से प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। रुई तथा जूट, पटसन पादपों से प्राप्त होने वाले तंतुओं के उदाहरण हैं। रुई तथा जूट पादपों से प्राप्त होने वाले तंतुओं के उदाहरण हैं। ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ऊन जो है, ऊन भेड़ अथवा बकरी की कर्तिंग होती है उनसे प्राप्त होती है। इसे खरगोश, याक तथा ऊँटों के बालों से भी प्राप्त किया जाता है। रेशमी तंतु रेशम कीट कोकून होता है, कोकून से खींचा जाता है। हजारों वर्ष तक वस्त्र निर्माण के लिए केवल प्राकृतिक तंतुओं का ही उपयोग होता था। पिछले लगभग 100 वर्षों से ऐसे रासायनिक पदार्थ जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है से वस्तुओं का निर्माण किया जा रहा है। इसे संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। जो यहाँ दिया हुआ है, तंतुओं की पिछले लगभग 100 वर्षों से ऐसे रासायनिक पदार्थों जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है से तंतुओं का निर्माण किया जाता है। इसे संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। जैसे पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक संश्लिष्ट जंतुओं के उदाहरण है। ये जो पॉलिएस्टर है, नायलॉन है, ये क्या है, संश्लिष्ट तंतु है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल में भी दिखा दिया कैसे तागा खींचना था। अब आगे दिया कुछ पादप तंतु जैसे रुई के बारे में बता रहा है। क्या आपने कभी तेल के लैंपों के लिए बत्तियाँ बनाई है? तेल जो लैंप जलाते हैं उसमें जो रुई की बत्तियाँ बनाकर डालते हैं, उसमें वही कह रहा है कि क्या आप कभी बत्तियाँ बनाए हैं? इन बत्तियों को बनाने के लिए आप क्या उपयोग में लाते हैं? इस रुई का उपयोग गद्दों, रजाइयों अथवा तकियों में भी किया जाता है। जैसे कि दीप जलाते हैं, उसमें भी हम लोग रुई का वो बनाकर उसमें डाला जाता है जिसके सहारे वो जलता है। तो वही यहाँ पे बता रहा है कि जिस रुई का उपयोग हम बत्ती बनाने में करते हैं उसका उपयोग गद्दों, रजाइयों अथवा तकियों में भी किया जाता है। कुछ रुई लीजिए, इसे खींचकर पृथक कीजिए और इसके किनारों को ध्यान से देखिए। आपने क्या परीक्षण किया? ये छोटी पतली लड़ियाँ जिन्हें आप देख रहे हैं कपास तंतुओं से बनी है। रुई कहाँ से आती है? इसे खेतों में उगाया जाता है। साधारणतः कपास के पौधे वहाँ उगाए जाते हैं जहाँ की मृदा काली तथा जलवायु उष्ण होती है। ध्यान से सुने, कपास के पौधे वहाँ उगाए जाते हैं जहाँ की मृदा काली तथा जलवायु उष्ण होती है। क्या आप ऐसे कुछ राज्यों के नाम बता सकते हैं जहां हमारे देश में कपास की कृषि की जाती है? कपास पादप के फल कपास गोलक लगभग नींबू की माप के होते हैं। पूर्ण परिपक्व होने पर बीज टूटकर खुल जाते हैं तथा अब कपास तंतुओं से ढके बिनौले कपास बीज को देखा जा सकता है। क्या आप ऐसा कपास खेत देखा है जो कपास चुने जाने के लिए तैयार हो चुका है? इस समय खेत कपास के परिफूलों से इतना श्वेत हो जाता है जैसे हिम से ढक लिया हो। एक सेकेंड। साधारणतः इन कपास बालों से कपास को हस्तचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसके पश्चात कपास से बीजों को कर्तन द्वारा पृथक किया जाता है। इस प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं। वो जो जब तैयार हो जाता है, जब उससे हम लोग ये रुई बनाते हैं, तब ये कह रहा है उस विधि को कपास ओटना कहते हैं। पारंपरिक ढंग से कपास हाथों से ओटी जाती है। आजकल कपास ओटने के लिए मशीन का भी उपयोग किया जाता है। जूट यानी पटसन तंतु को पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। ये जो पटसन है उसको किससे प्राप्त किया जाता है? पटसन तंतु को पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। यही सब ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बनता है। और लिखने के टाइम जब ये आंसर लिखते हैं, लॉन्ग आंसर लिखते हैं, तो उसमें भी ये लिखना पड़ता है। जैसे ये कैसे बनता है, इसको कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो यहाँ पे लिखा है कि उसके तने से प्राप्त करते हैं। भारत में इसकी खेती जो है वर्षा ऋतु में की जाती है। भारत में पटसन की प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार तथा असम में उगाया जाता है। पटसन कहाँ उगाया जाता है भारत में?
पश्चिम बंगाल, बिहार तथा असम में उगाया जाता है। सामान्यतः पटसन पादप फसल को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। फसल कटाई के पश्चात पादप के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबाकर रखते हैं। ऐसा करने पर तने गल जाते हैं और इन्हें पटसन तंतुओं से हाथों द्वारा पृथक कर दिया जाता है। वस्त्र बनाने से पहले इन सभी तंतुओं को तागों में परिवर्तित कर लिया जाता है। ऐसा कैसे किया जाता है, अब यहाँ बताया है। सूती तागे की कटाई। आप स्वयं सूती तागा बनाने का प्रयास कर सकते हैं। क्रियाकलाप 4। एक हाथ में कुछ रुई पकड़िए, दूसरे हाथ के अंगूठे तथा तर्जनी के बीच कुछ रुई की चुटकी भरिए और इसे धीरे धीरे रुई से बाहर की ओर खींचिए तथा रेशों को लगातार ऐंठते भी रहिए। क्या तागा बना सकते हैं? रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। इस प्रक्रिया से रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं और तागा बन जाता है। कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तकुआ का उपयोग किया जाता है। हस्त तकुआ का उपयोग किया जाता है जिससे तकली कहते हैं। हाथ से प्रचलित कताई में उपयोग होने वाली एक अन्य युक्ति चरखा है। चरखे के उपयोग को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के एक पक्ष के रूप में लोकप्रियता प्रदान की थी। उन्होंने लोगों को हाथ कटे तागों से बुने वस्त्रों को पहनने तथा ब्रिटेन को मिले बने आयातित कपड़ों का बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहित किया था। खादी के प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 1956 में एक संगठन का निर्माण किया जिसे खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग कहते हैं। बृहद पैमाने पर तागों की कताई का कार्य कताई मशीनों की सहायता से किया जाता है। कटाई पश्चात तागों का उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है। अब तागे से वस्त्र कैसे बनते हैं? अभी तक तो तंतु से वस्त्र तागा बना था, तागा से वस्त्र बना था। अब यहाँ पूछ रहा है कि बनाते कैसे हैं तागों से वस्त्र, वो बता रहा है। तागों से वस्त्र बनाने की कई विधियाँ हैं। इनमें से दो प्रमुख विधियाँ हैं, बुनाई तथा बंधाई। क्रियाकलाप 2 में आपने यह ध्यान दिया होगा कि वस्त्र तागों के दो सिरों जिन्हें एक साथ व्यवस्थित किया जाता है ये मिलकर बनते हैं। तागों के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं। आइए कागज की कुछ पट्टियों को बुनने का प्रयास करते हैं। क्रियाकलाप 5। विभिन्न रंगों को दो कागज के शीट लीजिए। दोनों में से 30 सेंटीमीटर लंबाई तथा 30 सेंटीमीटर चौड़ाई की वर्गाकार सीट काटिए। अब इन दोनों सीटों को आधा मोड़िए। एक सीट पर जो यहाँ दिखाए अनुसार रेखाएं खींचिए तथा दूसरे सीट पर चित्र में दिखाए अनुसार रेखा खींचिए। दोनों सीटों को खींची गई रेखाओं के अनुदिश काटिए और फिर सीटों के मोड़ों को खोलकर इन्हें फैला लीजिए। एक सीट की पट्टियों को एक एक करके दूसरे सीट के कटावों में चित्र में जो दिखाया गया उसे बनाइए। पट्टियों के चुनने के पश्चात का नमूना दिखाया गया है। इन ढंग से तागों के दो सेटों को बुनकर वस्त्र बुने जाते हैं। तागे वास्तव में कागज की पट्टियों की तुलना में बहुत पतले होते हैं। वस्त्रों की बुनाई करधों पर की जाती है। वस्त्र की जो बुनाई होती है वो करधों पर की जाती है। करधे या तो हस्त प्रचालित होते हैं अथवा विद्युत प्रचलित होते हैं। मतलब ये दो जो हाथ से चलाने वाले होते हैं या फिर विद्युत से चलाने वाले होते हैं। वही यहाँ पे लिख रहा है, हस्त प्रचलित होते हैं अथवा विद्युत प्रचालित होते हैं। एक विशेष प्रकार की बुनाई। क्या कभी आपने यह ध्यान से देखा है कि स्वेटर किस प्रकार बुने जाते हैं? इनकी बुनाई निटिंग में किसी एक तागे का उपयोग वस्त्र के एक टुकड़े को बनाने में किया जाता है। क्या आपने कभी किसी फटे हुए मोजे के किसी तागे को खींचकर देखा है? जब आप ऐसा करते हैं तब क्या होता है, एक तागा लगातार खींचा चला आता है तथा वस्त्र उघड़ता जाता है। मोजे और बहुत सी अन्य पहनने की वस्तुएं ऐसी बुनाई द्वारा बने वस्त्रों से बनाई जाती है। इस प्रकार की बुनाई हाथों से तथा मशीनों द्वारा भी की जाती है। दोनों प्रकार की बुनाई का उपयोग विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के निर्माण में किया जाता है। इन वस्त्रों का उपयोग पहनने की विविध वस्तुओं को बनाने में भी होता है। वस्त्र सामग्री का इतिहास।
क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि प्राचीन काल में लोग पहनने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया करते थे? वस्त्रों के विषय में पूर्व प्रमाणों से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभ में लोग वृक्षों की छाल, बड़ी बड़ी पत्तियां तथा जंतुओं को चर्म और समूह में अपने शरीर को ढकते थे। कृषि समुदाय में बसना आरंभ करने के पश्चात लोग अपने पतली पतली टहनियों तथा घास को बुनकर चटाई तथा डालियां बनाना सीखा। लताओं जंतुओं की उन अवस्था बालों को आपस में ऐंठन देकर लंबी लड़ियां बनाई, इनको बुनकर वस्त्र तैयार किए। पूर्व में भारतवासी रुई से बने वस्त्र पहनते थे जो गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में उगाई जाती थी। फ्लैक्स भी एक पादप है जिसे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है। प्राचीन मिस्र में वस्त्रों को बनाने के लिए रुई तथा फ्लैक्स की कृषि नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में की जाती है। उन दिनों में लोगों को सिलाई करना नहीं आता था। उस समय लोग अपने शरीर के विभिन्न भागों को वस्त्रों से आच्छादित कर लेते थे, यानी ढक लेते थे। वे शरीर के आच्छादित करने के लिए कई विभिन्न ढंगों का उपयोग करते थे। सिलाई के सूती के आविष्कार के साथ लोगों ने वस्त्रों की सिलाई कर के पहनने के कपड़े तैयार किए। इस आविष्कार के पश्चात सिले कपड़ों में बहुत सी विभिन्नताएं आ गई है। परंतु क्या यह आश्चर्यजनक तो बात नहीं है कि आज भी साड़ियों, धोतियों, लुंगियों तथा पगड़ियों का बिना सिले वस्त्रों के रूप में उपयोग किया जाता है। जिस प्रकार समस्त देश में खाए जाने वाले भोजन में अत्यधिक विविधता देखने को मिलती है, ठीक उसी प्रकार वस्त्र एवं पहनने की वस्तुओं में भी अत्यधिक विविधता पाई जाती है। चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। आज के लिए इतना ही। इसके सवालों को नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।